स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से शीतकालीन सत्र को लेकर भी इस बुलेटिन में हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि अगले कल से तपोवन धर्मशाला में शुरू होने जा रहा है। कितने सवाल आए हैं और कौन से मुद्दों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में बहस हो सकती है। हालांकि इस बीच सबसे ज़्यादा मसले कौन से गरमाए जाएंगे, हालांकि अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, लाजमी सी बात है विपक्ष की ओर से यही मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन क्या इस बीच आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी कोई जिक्र होगा? इसके अतिरिक्त पेंडिंग रिजल्ट को लेकर भी क्या कोई जिक्र होने वाला है? ये अपडेट विशेष तौर से आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो पेंडिंग भर्ती पर भी हालांकि हम अलग से एक अपडेट लेकर आए हैं। साथ ही साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर भी अपडेट देंगे, ये क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लैब की ओर से कहाँ अभी तक जांच पहुंच पाई है, ये भी जानकारी लाए हैं। क्योंकि पिछले कल लगातार हमें काफ़ी कमेंट्स इस बुलेटिन में आ रहे थे कि इस पर भी हम अपडेट लेकर आए आपके लिए। और एरियर और डीए पर भी आज हम एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरुआत लेकिन अब भाजपा से करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगले कल से शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में शुरू होने जा रहा है और ठीक उससे पहले आक्रोश रैली भाजपाइयों ने धर्मशाला में निकाली। हालांकि बाकी के 11 जिलों में पहले ही ये प्रदर्शन भाजपा ने कर दिया था, लेकिन अब धर्मशाला में भी किया है। अभी हाल ही में 1 साल के कार्यकाल का जश्न वर्तमान सरकार ने मनाया था, जिसके बाद से लेकर लगातार विपक्ष की ओर से यही सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार कौन से ऐसे बेहतरीन कार्य किए गए हैं वर्तमान सरकार की ओर से, जो 1 साल का कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है। तो 1 साल का कार्यकाल तो पूरा हुआ, लेकिन कार्यकाल में किया क्या, यही सवाल भाजपा ने उठाए थे। और आज भी धर्मशाला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट सामने आई हैं कि महिलाओं को अभी तक 1500 की राशि नहीं मिली, गोबर और दूध की खरीद प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाएगी, इस पर आखिरकार वर्तमान सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। साथ ही साथ तीसरा एक और सवाल किया गया है रोजगार को लेकर कि अभी तक बेरोजगार युवा इसी आस में बैठे हैं कि नौकरियां इन्हें दी जाएंगी, लेकिन जो भर्तियां पूर्व जयराम सरकार के समय में हुई भी थी वो भी अभी तक फंसी हैं, उसमें भी कोई रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। चौथी सबसे बड़ी बात जो कि नेता प्रतिपक्ष ने कही है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला परिसर को लेकर कही कि इसके लिए जो 30 करोड़ आने थे आखिरकार किसने और क्यों रोके हैं, इस पर भी वर्तमान सरकार जवाब दे। अब हो ना हो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला वाला मामला है, देखिए ये बिल्कुल अब उठेगा सेशन के दौरान भी और विपक्ष इस मसले को नहीं छोड़ने वाला है। 1500 की राशि महिलाओं को कब दी जाएगी, पिछले 3 सेशंस में भी विपक्ष की ओर से सवाल किया गया और सबसे ज्यादा बजट सेशन और मॉनसून सेशन में ये मुद्दा विपक्षियों ने उठाया है। अब इसके बाद फिर एक दफा शीतकालीन सत्र सामने आया है और इसमें भी लगातार भाजपाइयों की ओर से यही कहा जा रहा है। और केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं, देखिए जब बाहरी राज्यों में अभी चुनाव हुए तो यही सबसे बड़ा मसला भुनाया गया है भाजपा की ओर से कि हिमाचल में महिलाएं अभी तक 1500 का इंतजार कर रही हैं। 1 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, उस कार्यकाल का जश्न मना लिया गया, लेकिन महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिले। और अभी शीतकालीन सेशन में भी सबसे बड़ा मुद्दा हमें यही देखने के लिए मिलने वाला है। हालांकि विधायक दल की बैठक भी भाजपा की आज शाम को है, इसमें ये अलग से रणनीति तैयार करेंगे। मुद्दे पहले ही भाजपा की ओर से गिनवा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रणनीति किस तरह की रहेगी, कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है, उस पर ये विशेष तौर से प्लानिंग अभी आज शाम को विधायक दल की बैठक में करने वाले हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। अब सवालों पर आना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 471 के करीब सवाल लगाए गए हैं शीतकालीन सत्र में। ये विधानसभा सदस्यों की ओर से सवाल पूछे जाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं 3 मुद्दों से संबंधित है। एक तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर, क्योंकि अभी देखिए हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति वैसे ही किसी से नहीं छिपी है और बार बार ऋण लेना पड़ रहा है, ये भी हमें देखने को आ रहा है। हालांकि पूर्व जयराम सरकार में भी इसी तरह से बार बार लोन लिया जाता था, लेकिन कब तक इसी तरह की व्यवस्था चलती रहेगी। और अभी जो रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की जा रही है वर्तमान सरकार की ओर से, उन्हें किस तरह से विपक्ष के सामने रखा जाता है, किस तरह से इस बात को पेश किया जाता है, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। तो देखिए एक तो ये मुद्दा हो गया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जुड़े सवाल भी काफी किए गए हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस की गारंटियां हैं उनसे रिलेटेड सवाल भी विपक्षी नेताओं ने उठाए हैं। और मानसून के दौरान जो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी, उसमें राहत एवं बचाव कार्य कितना हुआ, कितनी राशि खर्च की गई है, कितने प्रभावितों को अभी तक एक ग्रुप को सिंगल पास दिया जाएगा।
तो ये हम तपोवन धर्मशाला से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे, जिसमें हमारा ये कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था में भी इस बार परिवर्तन किया गया है। और बीच में क्योंकि सिग्नल कट हो गया था, तो एक बार फिर मैं दोहरा देती हूँ कि ग्रुप में जैसे पहले लोग जाते थे तो उन्हें डबल या फिर जितने लोग थे उसी मुताबिक पासेस दिए जाते थे, लेकिन अब एक ग्रुप को केवल सिंगल पास मिलेगा और बहुत कम लोगों को अंदर जाने की अनुमति भी एक तरह से। देखिए, पोर्टफोलियो को लेकर हम अपडेट दे रहे थे दोनों ही नए मंत्रियों को, क्योंकि अभी तक पोर्टफोलियो नहीं दिए गए हैं। तो इस बीच ये अपडेट निकलकर सामने आई हैं कि हो सकता है सेशन के दौरान ही इन्हें पोर्टफोलियो दे दिए जाएं। और अभी सुरक्षा को लेकर जैसा कि हमने कहा कि डीसी कांगड़ा ने राजेश थर्मानी के साथ हिमुडा के अधिकारियों को तैनात किया है और यादवेंद्र गोमा के साथ बीडीओ को तैनात किया गया है। हालांकि यादवेंद्र गोमा ने धर्मशाला पहुंचने पर पूर्व मंत्रियों और विधायक सुधीर शर्मा के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की है। ये भी अपडेट और कुछ एक वीडियोस अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट इस बार बदल सकता है जब दोनों नए मंत्रियों को मुख्यमंत्री सुक्खू परिचित करवाएंगे बाकी सदन के सदस्यों से। तो सीनियरिटी वाइज क्योंकि सभी विधायकों को बैठना पड़ता है, तो उसके बाद देखना होगा अब की बार सेशन में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह का रहता है। सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, ये बात हमने आपको बताई, लेकिन साथ ही साथ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स भी इस बार गठित की गई है। दरअसल अभी देखिए, क्योंकि लोकसभा संसद में एक कारनामा सामने आया था सुरक्षा की चूक को लेकर ही, दो युवक बिल्कुल यहाँ संसद के भीतर घुस गए थे। इस तरह की घटना को हिमाचल प्रदेश में अंजाम ना दिया जा सके, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और विधानसभा परिसर के बाहर 4 से 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, यानी कि 4 से 5 लेयर में सुरक्षा रहने वाली है। इसके अतिरिक्त जितने भी लोग मंत्री से या फिर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेंगे, उनकी जांच भी पुलिस की ओर से की जाएगी। उनका जो पहचान पत्र होगा वो भी पूरी तरह से पुलिस चेक करने वाली है। इसके अतिरिक्त जितने भी मीडिया कर्मी हैं, अधिकारी हैं या अन्य लोग विधानसभा के भीतर जाएंगे, उनकी भी पूरी जानकारी पुलिस के पास रहने वाली है। विधायक दल की बैठक को लेकर हम जानकारी दे ही चुके हैं। आज शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में। हालांकि 12 से 13 मुद्दे तो पहले ही विपक्ष की ओर से गिनवा दिए गए हैं, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी आवाज उठाई जाएगी, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है और नौकरी बहाली इनकी अभी तक नहीं हो पाई है। पेंडिंग रिजल्ट पर भी इस बीच सवाल पूछा जाएगा और 300 यूनिट निःशुल्क बिजली कब तक लोगों को दी जाएगी, इस पर भी सवाल उठने वाला है। कुल मिलाकर ये 13 से 14 बड़े मुद्दे रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, जो अभी देखिए करंट इश्यूज चल रहे हैं। इसी से संबंधित भाजपा सभी मामले उठाएगी और यही बात बार बार विपक्ष के नेताओं की ओर से कही जा रही है कि सबसे पहले महिलाओं के 1500 का जिक्र भी यहाँ किया जाएगा। और हालांकि ये भाजपा विधायक दल की ही बैठक नहीं है, बल्कि दूसरी ओर सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है और ये भी रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे सभी सवालों के जवाब देने हैं। जो गारंटियां पूरी कर ली गई हैं उनका उल्लेख कैसे करना है और नेक्स्ट 3 गारंटियां जो पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस बारे में विस्तार से कैसे जानकारी देनी है। तो इस पर यहां रणनीति जरूर देखिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी तैयार की जाएगी और कौन सा पक्ष हावी रहता है ये देखना होगा, क्योंकि मुद्दे यहां भाजपा के पास बहुत है और इन सवालों का जवाब सीएम सुक्खू कैसे देते हैं, निरुत्तर कैसे करते हैं विपक्ष को, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। अब ओल्ड पेंशन पर आना चाहेंगे, क्योंकि ये सेशन से जुड़ी जानकारी अभी तक हम आपको दे रहे थे, क्या कुछ रहेगा, किस तरह के मुद्दे हैं और कितने कुल सवाल लगाए गए हैं। अब ओल्ड पेंशन पर आ जाते हैं, क्योंकि बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन लगातार ओल्ड पेंशन की मांग कर रही है। सर्विस कमेटी की बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई ताकि ओल्ड पेंशन इनके लिए बहाल हो सके, तो इसी बात का ये विरोध कर रहे हैं कि जल्द अब सर्विस कमेटी की बैठक बुलाई जाए। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि जो बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से एमडी तैनात किए गए हैं, उनका जो 8 महीने का कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल बोर्ड के खिलाफ रहा है। इसमें पूरी तरह से बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली प्रभावित हो गई है, उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हो गई हैं और कर्मचारियों के सभी मुद्दे भी लटक गए हैं। इसलिए इन्होंने आग्रह ये किया है बोर्ड प्रबंधन से कि शीघ्र ही स्थायी प्रबंध निदेशक यहां पर लगाया जाए। जो मौजूदा समय में एमडी है उसके कार्यकाल से ये खुश नहीं है, वो सेवाएं अपनी ढंग से नहीं दे रहे हैं, एक तरह से बिजली बोर्ड के खिलाफ ही ये पूरे कार्य कर रहे हैं, कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है, ये आरोप आज इनकी ओर से लगाए गए हैं।
लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 बार जब मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस बहाल होगी, प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाए, उसके बाद से लेकर अभी तक इतने महीने गुजर जाते हैं और सर्विस कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई गई है। तो फिलहाल यहाँ अधिकारी सरकार पर हावी हैं या सरकार की ओर से ही कुछ इस तरह की नसीहत अधिकारियों को दी जा रही है। अब इस पर भी कई तरह के सवाल कर्मचारी उठाने लगे हैं। आखिरकार कब इनके लिए ओपीएस बहाल होगी, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल इन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से किया जा रहा है। संसद घेराव भी देखिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की ओर से किया गया था और इसमें बड़ी बात यह है कि प्रदेश से भी महिला कांग्रेस वहां पहुंची थी। अगर हम प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें, जैनब चंदेल हैं, इनके नेतृत्व में ही बाकी महिला कांग्रेस भी गई संसद का घेराव करने के लिए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस घेराव में शामिल हुई हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में इन महिलाओं ने वहाँ ये प्रदर्शन किया और संसद का घेराव किया। साथ ही इनका कहना था कि कुछ एक नीतियाँ जो हैं केंद्र सरकार की वो महिला विरोधी हैं और उनकी आलोचना भी की गई है। मैसेज इन्होंने सभी महिलाओं तक ये पहुंचाने की कोशिश की है कि अपने अधिकारों के लिए अब महिलाओं को एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरह से महिला विरोधी हैं, महिलाओं के हक में कभी भी या महिलाओं के हित में कभी भी ये सही साबित नहीं होने वाली है। वन मित्र भर्ती पर अब आना चाहेंगे क्योंकि 12 दिन बच गए हैं आवेदन के लिए। अब जैसे ही पूरा 1 महीना हो जाएगा आवेदनों का, क्योंकि 1 महीने का समय दिया गया था उम्मीदवारों को आवेदन भरने के लिए, उसके बाद छंटनी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि एक बात, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें कंफ्यूजन है कि आखिरकार जो ये वन मित्र तैनात किए जाएंगे इनकी अवधि कितनी रहेगी या फिर बाकी कर्मचारियों की तर्ज पर ही ये भर्ती हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल ये अस्थायी तौर पर यहाँ अभी तक भर्ती समझी जा रही है, यानी कि भविष्य में ये नियमित नहीं होने वाले हैं और मासिक वेतन भी 10,000 के करीब ही इन्हें दिया जाएगा और इंटरव्यू भी इसके लिए रखे गए हैं, यानी कि साक्षात्कार भी होंगे और 10 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। इससे लेकर पहले देखिए कई तरह के विरोध और गतिरोध हमें ज़रूर देखने के लिए मिले, लेकिन अब आवेदन आना शुरू हो गए हैं और कुल 12 ही दिन रह गए हैं। 30 नवंबर से ये क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई थी। हालांकि इस बीच जो आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें ही बुलावा जाएगा। आवेदनों की छंटनी क्योंकि यहाँ दिसंबर माह खत्म होते ही शुरू होने वाली है। पेपर लीक मामले पर हमारे पास कई सवाल आ रहे थे कि आखिरकार फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच का अभी तक क्या हुआ है। तो आपको बता दें 95% उपकरणों की और दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। पहले हमने आपको अपडेट ये दी थी कि 38 मामले कुल गए थे, जिसमें से 16 के करीब जो थे शेष रह गए थे। बाकी 22 पोस्ट कोड्स की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। लेकिन अब यहाँ जानकारी ये दी जा रही है फॉरेंसिक साइंस लैब की ओर से कि 95% उपकरणों की और दस्तावेजों की जांच हो गई है। महज 3 डॉक्यूमेंट शेष रह गए हैं और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 31 दिसंबर तक इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जाँच भी पूरी कर ली जाएगी और फिर ये सबमिट कर दी जाएगी पूरी तरह से रिपोर्ट विजिलेंस को, जो कि जांच एजेंसी है। फिर जांच एजेंसी पर यह निर्भर करता है कि जो बाकी के पेंडिंग रिजल्ट्स हैं कब तक यहां घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन फॉरेंसिक लैब ने एक तरह से अपना काम लगभग पूरा कर ही लिया है और बची कुची कसर 31 दिसंबर तक यहां पूरी हो जाएगी। क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला और मंडी में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित मामलों की और उपकरणों की जांच यहाँ पहले ही पूरी कर चुके हैं। खैर ये अपडेट हमने पहले भी दी थी, लेकिन जांच कहाँ तक पहुंची है फॉरेंसिक लैब की, तो यही अपडेट आज हम लेकर आए हैं कि 95% उपकरणों की जांच इसमें पूरी हो चुकी है। साथ ही साथ बात अब यहाँ शास्त्री भर्ती की भी करना चाहेंगे एक और, क्योंकि ये शास्त्री अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो ना किया जाए और बीएड को मान्यता इनकी भर्ती में ना दी जाए। लेकिन दूसरी ओर अब यहाँ बेरोजगार बीएड अभ्यर्थी भी सामने आ गए हैं। ये बेरोजगार शास्त्री बीएड संघ है, इन्होंने आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात की है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे शिक्षा मंत्री, जिस बीच इनका ये कहना था कि एनसीटी की गाइडलाइंस के तहत ही ये भर्ती होनी चाहिए। अगर बीएड को एनसीटी मान्यता दे रही है तो ऐसे में कि किसी को फिर हर्ज इस पर नहीं होना चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि जल्दी ही इस पर रास्ता निकाल लिया जाएगा। देखिए पहले 2 दिन यहां काउंसलिंग के लिए चूज किए गए थे। जब दूसरा दिन काउंसलिंग प्रक्रिया का सामने आया तो भर्ती को स्थगित कर दिया गया, काउंसलिंग प्रक्रिया को एक तरह से स्थगित कर दिया गया। अब कुल मिलाकर यहां 1 महीने का समय हो गया है और सरकार की ओर से इस पर स्थिति साफ ही नहीं की जा रही है कि आखिरकार इस भर्ती का आगे क्या करना है, इसमें बीएड को पात्रता अब देनी है या नहीं देनी है। दूसरी ओर ये जो शास्त्री अभ्यर्थी हैं
हैं, ये हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अब जब भी कोई मामला कोर्ट में जाता है तो कई सालों भी उसमें लग जाते हैं। इसलिए साफ तौर से इन बीएड अभ्यर्थियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो एनसीटी की गाइडलाइंस कहती हैं उसी पर अमल किया जाए और आने वाले भविष्य में भी फिर इन गाइडलाइंस को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये बात तो बार बार शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि भविष्य में अब भर्तियों को लेकर कोई समस्या खड़ी ना हो, इसलिए एनसीटी की गाइडलाइंस के तहत ही भर्तियां होंगी, भर्ती नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। देखिए, पेंडिंग भर्ती एरियर और डीए के मसले पर भी अगर अपडेट दें, क्योंकि शीतकालीन सत्र अगले कल से शुरू होने जा रहा है, तो इसमें दीपक सानन कमेटी रिपोर्ट से लेकर पेंडिंग रिजल्ट तक बात पहुंचने वाली है और जवाब भी मुख्यमंत्री को देना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्या टाइमलाइन फिक्स की गई है राज्य सरकार की ओर से, इस पर स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री दे देंगे, क्योंकि जब विपक्षी नेताओं की ओर से यह सवाल किया जाएगा कि आखिरकार कब तक सभी पोस्ट कोर्स का रिजल्ट आ जाएगा, तो एक तिथि इसमें बतानी होगी मुख्यमंत्री को कि इस समय तक हम सभी पोस्ट कोर्स का रिजल्ट घोषित कर देंगे। हालांकि ये भी संभव है कि जवाब थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया जाए, लेकिन अभी उम्मीद यही जताई जा रही है कि सीधे तौर पर यहाँ एक समय, एक टाइमलाइन बता दी जाएगी कि इस अवधि तक ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी, क्योंकि भर्तियों को लेकर भी इस सेशन में बड़ा बवाल होने वाला है। एरियर और डीए अभी तक कर्मचारियों का नहीं मिला है और ऐसे ही वायदे करके कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी, तो इस पर भी सवाल यहाँ विपक्षी नेताओं की ओर से लगाया गया है, यानी कि कर्मचारियों के मुद्दे भी खूब गूंजने वाले हैं इस सेशन के दौरान। और देखिए, अभी हालांकि अगर हम बात करें फॉरेंसिक लैब की, तो ये तो हम अपडेट आपको दे ही चुके हैं कि अभी सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स बच गए हैं जांच को लेकर। ये भी जवाब क्योंकि सेशन में दिया जा सकता है, इससे रिलेटेड सवाल भी कुछ एक भाजपा विधायकों की ओर से लगाया गया है। देखिए, एक और हैरत अंगेज मामला आज सामने आया है। पिछले कल की तरह ही ये भर्ती परीक्षा से जुड़ी ही जानकारी है। पिछले कल मथुरा का एक युवक था जो कि दूसरे कैंडिडेट की जगह परीक्षा देने के लिए बैठ गया था। केंद्रीय स्कूल के लिए वो भर्ती परीक्षा हो रही थी। अभी देखिए, इस बात को लेकर एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि दूसरा मामला यहाँ सामने आ गया है। ये सेंट थॉमस स्कूल में भर्ती परीक्षा हो रही थी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, और इस परीक्षा को देने के लिए उम्मीदवार की जगह दूसरा व्यक्ति आकर बैठ गया। जो उम्मीदवार था उसने लगभग 1.5 लाख का सौदा इस व्यक्ति के साथ किया था परीक्षा पास करने के लिए। जब परीक्षा ये पास कर जाता उसके बाद फंडिंग इसे होनी थी, लेकिन यहाँ सुप्रिंटेंडेंट ने जब कुछ एक सवाल इस व्यक्ति से पूछे तो उनका जवाब ये नहीं दे पाया। इस पर शक हुआ सुप्रिंटेंडेंट को। फिर ये चेक किया गया कि जो इसके फिंगरप्रिंट है वो उस अभ्यर्थी के फिंगरप्रिंट के साथ भी मेल नहीं खा रहे हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी गई है, आगामी जांच इस पर हो रही है और एक तरह से केस दर्ज कर लिया गया है पुलिस की ओर से। अक्सर इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले ये देखा गया कि देखिए, यहाँ पेपर लीक हुए, एक तरह से जो क्वेश्चन पेपर थे वही बेचे जा रहे थे। लेकिन अब दूसरा मामला इस तरह का सामने आने लगा है कि जो बाहरी राज्यों के लोग हैं वो यहाँ उम्मीदवारों की जगह बैठकर परीक्षाएं दे रहे हैं। ये जो आज आरोपी पकड़ा गया है सेंट थॉमस स्कूल में, ये हरियाणा का बताया जा रहा है, और पिछले कल जो व्यक्ति पकड़ा गया था उम्मीदवार की जगह परीक्षा देते हुए, वो मथुरा का बताया जा रहा था। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।